पिछले वीडियो में हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में देखा था। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न विश्व के किन किन देशों के ऊपर से होकर गुजरती है, ये किन किन देशों के ऊपर से ये पास हो रही है। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर जो है ये 0 डिग्री, बीच में ये मैंने 3 लाइनें यहाँ पर हाईलाइट की हुई हैं आपके लिए। ठीक है, ये बीच में जो लाइन है ये आपके पास इक्वेटर है, इसके ऊपर 23.5 ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। सबसे पहले हम इसी कर्क रेखा की बात करेंगे। देखिए कर्क रेखा के ऊपर कौन कौन से देश पड़ते हैं। ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर सबसे पहला जो देश पड़ता है, हालांकि मैं यहाँ पर आपको बता दूं ये आपके पास प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर, इसमें यहाँ पर हवाई द्वीप समूह है जो कि अमेरिका के अंडर में आता है, तो उनके बीच से भी जो है ये लाइन होकर गुजरती है। उसके बाद जो यहाँ पर देश पड़ता है वो पड़ता है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको के बाद पड़ता है बहमास, ये जो पड़ते हैं नॉर्थ अमेरिका के 3 कंट्री हैं। उसके बाद जो है ये वेस्टर्न सहारा में आती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से देश स्थित हैं, तो सबसे पहला जो देश आएगा ये वेस्टर्न सहारा आएगा। उसके बाद जो आएगा मोरिटानिया आएगा, उसके बाद कंटिन्यू होगा माली, उसके बाद आएगा अल्जीरिया, उसके बाद आएगा नाइजर के बाद आएगा लीबिया, और लीबिया के बाद जो अपना देश आ रहा है चाड जो है उसकी जो उत्तरी सीमा है, केवल सीमा बाउंड्री लाइन को ये टच करते हुए क्या कर रहा है, आगे बढ़ रही है। और उसके बाद जो है ये मिस्र में पहुंचेगी यानी कि इजिप्ट, और इजिप्ट के बाद लाल सागर लगता है, उसके बाद एशिया की सीमा लग जाती है। ठीक है, एशिया में सबसे पहले ये सऊदी अरब में ये लाइन होकर गुजरती है। उसके बाद यूएई, संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर लिखा हुआ है, उससे ये लाइन पास होगी, और उसके बाद ये ओमान से होकर गुजरेगी। ओमान के बाद ये पहुंचेगी इंडिया में। ठीक है, भारत के बाद बांग्लादेश के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद ये पहुंचेगी कहां पर, चाइना, और चाइना के बाद जो है ये जो लाइन होती है ये वियतनाम। ठीक है, वियतनाम का जो नॉर्थन पार्ट है उसको टच करते हुए आगे जाएगी और फिर ये पहुंचेगी ताइवान में। ठीक है, तो ये कर्क रेखा पर स्थित देश है। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता दूं कि जिस क्रम में मैंने आपको ये देश बताए हैं, आपको ठीक उसी क्रम में जो है इन देशों का क्रम याद नहीं करना है। हालांकि अभी हम आगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंटल का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम एक एक कॉन्टिनेंटल को समझेंगे, उसमें भी इस चीज का जिक्र होगा। लेकिन इनको क्रम में याद करने का, क्रम में क्यों याद करें इनको, देखिए हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मॉरिटानिया, अल्जीरिया, इंडिया और बांग्लादेश, ये 4 देश जो है कर्क रेखा पर स्थित हैं। लेकिन उसने ये कह दिया कि 4 देश, चारों के 4 देश जो हैं वो कर्क रेखा पर स्थित हैं। लेकिन अगर वो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इन 4 देशों का पश्चिम से पूरब की ओर क्या क्रम होगा, तो तब आप लोग वहां पर फंस जाओगे, क्योंकि आपको पर्टिकुलरली ये दिमाग में होना चाहिए, नक्शा बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि कौन सा देश सबसे पहले पश्चिम में है, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद है। तो मैंने आपको बताया कि ये जितना भी मैंने आपको ये क्रम बताया है ये पश्चिम से पूरब की ओर बताया, तो आप बिल्कुल इनको उसमें पढ़ेंगे, इस सीरियल में पढ़ेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। दूसरा हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं। देखो इक्वेटर, ठीक है, जो पृथ्वी को क्या कर रही है, 2 भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। इक्वेटर जो है सबसे पहले इक्वेडोर, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इससे होकर गुजरेगी। उसके बाद ये कोलंबिया से गुजरेगी, और उसके बाद ये ब्राजील से गुजरेगी। ठीक है, 3 देश यहाँ पर आ गए। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर आती है, यहाँ पर अफ्रीका का एक छोटा सा द्वीप है, साओ टोम एवं प्रिंस। ठीक है, इस देश से प्रिंसिप जो है इस देश से होकर गुजरेगी। उसके बाद ये गैबोन पहुंचेगा, मेन जो देश है। उसके बाद कांगो एक अलग देश है, और कांगो के बगल में आपके पास दूसरी जो बाउंड्री लगती है वो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ कांगो से होकर गुजरेगा। उसके बाद ये युगांडा से गुजर रही है, उसके बाद केन्या, और फिर आएगी सोमालिया से। उसके बाद ये हिंद महासागर में मालदीव किसके ऊपर है, आपके पास इक्वेटर मालदीव से पास होती है। उसके बाद ये यहाँ से इंडोनेशिया से होकर गुजरेगी। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर देखो, अगर आपने पढ़ा होगा माइक्रोनेशिया वगैरह, तो माइक्रोनेशिया की यहाँ पर माइक्रोनेशिया का मैप है, इसमें जो किरिबाती है वहां से ये जो है किरिबाती एक द्वीप एक देश है, उससे भी ये क्या करती है, होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये इक्वेटर हो गया। ये आपको कर्म से याद रखना है कि इनका पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है। सबसे पश्चिम में कौन सा है, इक्वेडर। ठीक है, तो इक्वेडोर के बाद कौन सा देश आएगा, कोलंबिया के बाद कौन सा देश आएगा, ब्राजील के बाद आपके मैंने यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप बताया, साओ टोम एवं प्रिंसिस। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, गैबोन। उसके बाद कांगो। उसके बाद कौन सा आएगा, रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद कौन आएगा, युगांडा। उसके बाद केन्या। उसके बाद सोमालिया। उसके बाद यहाँ पे आएगा मालदीव। ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास इंडोनेशिया, और उसके बाद किरिबाती। ये चीज आपको नोट रखनी है, इनका वेस्ट और ईस्ट की ओर क्रम क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी मिल सकता है आपको।
इसके बाद सबसे नीचे जो है वो आपके पास मकर रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे पहले आपके पास चिली, जो कि साउथ अमेरिका का कंट्री है, आपको दिख रही होगी मैप में, आप अपने अपने मैप में इसको लेकर चलेंगे। चिली, उसके बाद ये अर्जेंटीना से होकर गुजरेगा, उसके बाद पैराग्वे से होकर गुजरेगा और उसके बाद ब्राजील से होकर गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जिनसे इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न ये दोनों रेखाएं जो है गुजरती है। ठीक है, तो ये पहले मैंने बताया चिली, उसके बाद मैंने बताया अर्जेंटीना, फिर मैंने बताया पैराग्वे और उसके बाद मैंने आपको बता दिया है ब्राजील। उसके बाद हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चलते हैं जो मकर रेखा पर है, तो नामीबिया, ठीक है, उसके बाद आएगा बोत्सवाना, उसके बाद आएगा साउथ अफ्रीका और उसके बाद आएगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बाद ये मेडागास्कर से होकर निकलती है और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर निकल जाती है। तो ये कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर कौन कौन से जो देश है वो इन पे कौन कौन से देश पड़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आएगा। अब मैंने पिछले जो वीडियो थी उसमें एक वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ऐसे कौन सा देश है, ये ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें किसी भी जिसमें सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती। तो हमेशा याद रखना ये जितने भी देश अब आपको इन तीन लाइनों के बीच में दिख रहे हैं, जैसे आप एटलस पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे ये पता लग जाएगा कि कौन सा देश कहां पर है, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप इन तीन देशों की, इन तीन रेखाओं के बीच में जो भी देश पड़ते हैं वो अगर ऑप्शन में तो उनके ऊपर से आपके पास कभी ना कभी सूर्य की किरणें जो है उन पर सीधी पड़ती हैं, लेकिन इसके ऊपर कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी और इसके नीचे भी कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने आपको अक्षांश वाला एक अक्षांश रेखाओं का एक तीन लाइनों का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। अगली जो लाइन में आपको बता देता हूं कि अगला मैं यहीं पर बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसके बाद चार्ट हटाऊंगा। ये 66.5 डिग्री आपके पास एक अक्षांश और आप लेते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये हो गया 66.5। ठीक है, मैं यहां से इसको ले रहा हूं, ये देखिए 66.5 नॉर्थ। और ऐसे ही यहां पर नीचे आप जाएंगे तो ये 66.5, ये थोड़ा सा मैप यहां पर एक कम है, तो 66.5 जो है ये आपके पास सदर्न पोल आ गया। ठीक है, तो ये जो 66, आपने कभी आर्कटिक सर्कल के बारे में सुना होगा। आर्कटिक सर्कल कहां से होकर गुजरता है, किन किन देशों से होकर गुजरता है? ये आपके पास आर्कटिक ओशन है और नीचे अंटार्कटिका ओशन है। ठीक है, तो 66.5 को आर्कटिक सर्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल। मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किस देश से होकर आर्कटिक सर्कल नहीं गुजरता है, तो उसके लिए आपको क्या आंसर, उसके लिए आपको कैसे पता लगेगा आपको कि आपने देखना ये 66 डिग्री कहां से होकर गुजर रही है। देखो मैं यहां से गिनता हूं, ये है रसिया, रूस, यहां से लेकर ये पूरा का पूरा रूस है, यानी कि आर्कटिक सर्कल जो है रूस से होकर गुजर रहा है। उसके बाद देखिए, अच्छा देखो मैं इसको वेस्ट टू ईस्ट आ रहा था, तो सबसे पहले देखो यहां पर ये अमेरिका है। ठीक है, अलास्का वाला जो पार्ट है वो किसका है? यूएसए का। ये आर्कटिक सर्कल यहां से गुजरता है। उसके बाद पूरे कनाडा से आर्कटिक सर्कल गुजरता है। उसके बाद ग्रीनलैंड से भी आर्कटिक सर्कल गुजरता है। उसके बाद देखो आइसलैंड है, आइसलैंड से भी आर्कटिक सर्कल गुजरता है। उसके बाद देखिए नॉर्वे, नॉर्वे से भी आर्कटिक सर्कल पास हो रहा है। उसके बाद स्वीडन, स्वीडन से भी आर्कटिक सर्कल पास हो रहा है। उसके बाद फिनलैंड आता है और फिनलैंड के बाद रसिया आता है। तो इन देशों से होकर जो है ये आर्कटिक सर्कल पास होता है और आर्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री को क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके जो नीचे है, इसके जो नीचे है वो है आपके पास अंटार्कटिका सर्कल। ये जो 66.5 है इसको हम कहते हैं अंटार्कटिका सर्कल। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं और मैं आपको बोर्ड पे बताता हूं कि कैसे जो है ये काम करेगा। ठीक है, कैसे ये काम करेगा। देखिए ये 66.5 ये मैं आर्कटिक सर्कल के बारे में आपको बता चुका हूं। अब मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो बता रहा हूं अंटार्कटिका सर्कल। ये 66.5 साउथ में जो पड़ता है ये अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, और उसी से होकर ये गुजरता है, तो ये केवल एक ही महाद्वीप से गुजरता है, अंटार्कटिक। ठीक है, और अंटार्कटिक सर्कल अगर अभी पूछा जाएगा तो ये साउथ में। देश किसके ऊपर आ रहे हैं? आर्कटिक सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो था अभी तक हमने जो देखा, ये अक्षांश रेखाओं को देखा, कुछ पिछली वाली वीडियो में देखा और कुछ इस वीडियो में देखा। इसके साथ भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनको धीरे धीरे क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब हम चल रहे हैं, ये तो हमने अभी तक लैटिट्यूड पढ़े, अब हम लॉन्गिट्यूड की ओर बढ़ रहे हैं, देशांतर के ऊपर बढ़ रहे हैं कि देशांतर का गोलों पर क्या महत्व है और देशांतर जो है उनसे हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए अब हम
लॉन्गिट्यूड्स को देख रहे हैं, यानी कि देशांतर को। ठीक है, देशांतर क्या होता है? सबसे पहले देशांतर की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देशांतर क्या होते हैं? ये आपके पास नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है। ऐसी लाइनें जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव के साथ मिलाती हैं। ऐसी जो रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए ये क्या है? ये देशांतर रेखा है। उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली जो लाइनें होती हैं उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देशांतर को समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल देशांतर की संख्या कितनी है। हमारे ग्रुप पर टोटल देशांतर की संख्या कितनी है? ठीक है, या आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि देशांतर ग्लोब पर कितनी देशांतर खींची जा सकती हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं खींची तो अनगिनत जा सकती है, इन्फिनिटी खींची जा सकती है। लेकिन अगर प्रश्न ये है कि ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो उसका आंसर होगा 360 देशांतर खींची जा सकती है। कैसे खींची जा सकती है? प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर खींचा गया है। हमारे पास क्या है? ग्लोब पर प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर जो है वो खींचा गया है। देखो मैं आपको बता दूं कि जो टोटल एंगल होता है, अगर हम ये लाइन खींचें, ये टोटल एंगल जो होता है, देखिए ऊपर 180 और नीचे भी 180, यानी कि टोटल एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। और 1 डिग्री पर हम क्या कर रहे हैं? एक लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल लॉन्गिट्यूड हमारे ग्लोब में कितने हो जाएंगे? 360। ठीक है, ये बहुत बेसिक है कि आपके ग्लोब पर टोटल देशांतर कितने होते हैं, तो 360 देशांतर होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो देखो 360 देशांतर क्या है? ये जो बीच वाला देशांतर है, ये यहाँ पर इसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर के इस साइड, यानी कि ये कौन सी साइड है? ये ईस्ट है, और इसको हम मान लेंगे ये कौन सी साइड है? ये वेस्ट है। 0 डिग्री के ईस्ट में 180 देशांतर होते हैं, और इसी 0 डिग्री के वेस्ट में भी 180 देशांतर होते हैं। अब 180 कितने होते हैं? 360। यानी कि अगर हम यहाँ 0 से गिनना शुरू करते हैं तो यहाँ पर 179 से गिनेंगे, 179 तक गिनेंगे, 180 हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ 0 हमने पहले उधर गिन लिया, तो 1 से लेकर 180 तक हम कहाँ गिनेंगे? यहाँ पर गिनेंगे, तो वो भी कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। तो टोटल देशांतर हो जाएंगे 360। और प्रत्येक देशांतर के बीच में कितने डिग्री का कोण है, कितने डिग्री के अंतराल पर प्रत्येक देशांतर खींचा गया है, तो 1 डिग्री के अंतराल पर प्रत्येक देशांतर जो है ग्लोब पर ड्रॉ किया गया है। इसके अनुसार हमारे पास टोटल 360 देशांतर होते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाओं से कुछ आपके जो ग्रुप सी वगैरह में जो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं उनको अगर देखें, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपसे कि कौन सा देशांतर पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। जैसा कि हमने पीछे अक्षांश में भी पढ़ा था कि कौन सा अक्षांश ऐसा है जो पृथ्वी को 2 भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। तो हमने कहा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। वैसी कौन सी अक्षांश रेखा है, जो कौन सी देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगी? तो प्रत्येक देशांतर रेखा, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 180 हो, कोई भी देशांतर रेखा अगर आप लेंगे तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में ही बांटेगी। देखो मैं बहुत इजीली आपको समझा रहा हूं कि मान लो कि ये ग्लोब है। ठीक है, ये आपके पास जो ये मिडिल फिंगर है, इसको अगर आप देखेंगे, अगर ये 0 है तो इस मिडिल फिंगर के ठीक पीछे वाली जो फिंगर है, यानी कि ये भी मिडिल फिंगर है, ये 180 कहलाएगी। तो अगर ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी तो ये भी तो 2 बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, यानी कि ये पूरा मिलकर क्या करती है? पृथ्वी को 2 भागों में क्या करती है? विभाजित कर देती है। तो प्रत्येक रेखा जो है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, यानी कि प्रत्येक देशांतर जो है पृथ्वी को 2 भागों में क्या करेगा? विभाजित करेगा। ऐसा आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा सीधा सा संदर्भ है कि हमने वहां पर पढ़ा था सर्कल, हमने वहां लैटिट्यूडनल सर्कल पढ़ा था कि सबसे बड़ा लैटिट्यूडनल सर्कल कौन सा होता है, तो हमने कहा 0 डिग्री जो है या इक्वेटोरियल सर्कल जो है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूडनल सर्कल होता है। यहाँ अगर हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा सर्कल सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूडनल सर्कल बनाएगा, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है? यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि देखिए सारी लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आके बन रही है, सबका डायमीटर बराबर है, सबकी रेडियस बराबर है। अब सबकी रेडियस बराबर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सारे सर्कल जो हैं ये सब समान होंगे। प्रत्येक देशांतर एक बृहद वृत्त ही बनाता है, इसमें कोई देशांतर छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त नहीं बनाता। सारे के सारे देशांतर क्या करते हैं? बृहद वृत्तों का निर्माण करते हैं। ये दूसरा सवाल यहाँ पर आ जाएगा। तो तीसरी बात कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अलग अलग होती है। जैसे कि आपको ये मैप दिख रहा होगा,
ये फिगर दिख रहा है, तो आपको अपने पता लग जाएगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो हर जगह पे क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, वो एक समान नहीं हो सकती है। कैसे? देखो मैं ये 0 डिग्री यहाँ पर अक्षांश रेखा को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि मैं ये देशांतर ए है और ये देशांतर बी है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड ए लॉन्गिट्यूड बी ले रहे हैं, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है यहाँ पर वो सबसे ज्यादा दिख रही है। अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर ले लूँ, या इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर ले लूँ और यहाँ पर ले लूँ और एक दूरी ढूंढ यहाँ पर ले लूँ, तो आपको अपने आप स्पष्ट रूप से पता लग रहा होगा कि इनकी बीच की दूरी पृथ्वी के हर स्थान पर समान नहीं हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो देशांतर में सबसे ज्यादा दूरी कहां पर होती है, तो वो होती है विषुवत रेखा के ऊपर। कहां पर होती है? इक्वेटर के ऊपर, और वो होती है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है। मान लो कि यहाँ पर ये हो गई 100, यहाँ पर इनकी बीच की दूरी 100 किलोमीटर हो गई, यहाँ पर मान लो कि 80 किलोमीटर हो गई, और जो पोल हो गए वहां पर जाके कितने किलोमीटर हो जाएगी? वो 0 किलोमीटर हो जाएगी। यानी कि इक्वेटर से पोल्स की ओर बढ़ने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक है। तो एक तो आपको याद रखना, अगर कभी पूछता भी है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कौन सी है, तो आपके पास ये वाला डाटा जो है आपके सामने आता है, और इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि वो भूमध्य रेखा पर ही दो देशांतरों के बीच की दूरी आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, ठीक है। इसकी एक चीज और ध्यान में रखना कि प्रत्येक अक्षांश रेखा या प्रत्येक देशांतर रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर ही काटेंगे। अगर हम इनका एंगल देखें, मान लो कि मैं यहाँ भी एक अक्षांश रेखा खींच दूं, तो ये अक्षांश रेखा, ये जो देशांतर गुजर रही है, ये सब क्या होंगी? 90 डिग्री के एंगल पे ही क्या कर रही होगी? काट रही होगी, चाहे मैं यहाँ पर देख लूं या मैं ऊपर देख लूं। तो प्रत्येक देशांतर रेखा, प्रत्येक अक्षांश रेखा को 90 डिग्री के कोण पर ही काटती है, ठीक है। ये इसका छोटा सा व्यू है। अब यहाँ पर दो, जैसे हमने वहां 3 देशांतर, 4 हमने मोटे मोटे जो है कर्क रेखा के बारे में पढ़ा, अक्षांश के बारे में, हमने विषुवत रेखा के बारे में पढ़ा, हमने मकर रेखा के बारे में पढ़ा, वैसे ही हमने आर्कटिक सर्कल के बारे में पढ़ा, 66 डिग्री 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ के बारे में पढ़ा। तो लगभग हमने वहां पर 5 जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा। तो यहाँ पर हमें केवल 2 देशांतर रेखाओं के बीच में बारे में पढ़ना है, एक 0 डिग्री देशांतर रेखा और एक इसके ठीक बैक साइड में 0 के ठीक, अगर ये 0 है, अगर ये वाली 0 है तो इसके ठीक बैक साइड में जो है ये आपके पास क्या होगी? 180 होगी। ये 0 के ठीक बैक साइड में 180 होगी। इन दो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री जो देशांतर है, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल टाइमलाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अगर आपने पढ़ा होगा कि भारत का समय ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटे आगे है, ये कहां से निकल कर आया? ये इसी 0 डिग्री से निकल कर आया। यानी कि सारे वर्ल्ड का जो टाइम है वो इस 0 डिग्री से क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं, ठीक है। कैसे ये टाइम निकलता है और कैसे कैसे हम बाकी चीजों पर टाइम निकालेंगे, देखिए, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो मैंने आपको कहा कि पृथ्वी, भाई पृथ्वी पर 360 देशांतर खींचे गए हैं, ठीक है। टोटल देशांतर कितनी है पृथ्वी पर? 360, ठीक है। 360 देशांतर को घूमने में पृथ्वी कितना समय लगाती है? मान लो कि यहां पर इस समय सूरज की किरणें चमक रही, अब पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट करते हुए ठीक ये वाला जो पॉइंट है, ये आपके पास सन के सामने कब आएगा? 24 आवर के बाद, ठीक है। तो 360, इसका मतलब ये हुआ कि 360 देशांतर को घूमने में पृथ्वी कितने घंटे का टाइम ले रही है? आपके पास 24 घंटे का टाइम ले रही है। तो एक देशांतर को घूमने में पृथ्वी कितना टाइम लेगी? एक देशांतर को घूमने में लेगी 24/360, यहां पीछे लिखेंगे आर। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो एक देशांतर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/15 आर, यानी कि एक समीकरण, एक इक्वेशन जो है आपके पास ये आ गई। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। एक देशांतर को घूमने में पृथ्वी का कितना समय लगता है? 1/15 घंटे, ठीक है। और अगर मुझे इसको मिनट में चेक करना है, अगर मुझे इसे फ्रैक्शन से हटाकर मिनट में बदलना है, तो एक देशांतर इक्वल टू ये 1/15 जो r है, इसको हम अगर मिनट में बदलना चाहिए तो मिनट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे यहाँ पर 60 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे।
और जब 60 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 4 जा आपके पास 60 होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट, यानी कि एक देशांतर को घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लगा थी। मैंने दो इक्वेशन आपके पास दे दी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। टोटल देशांतर पृथ्वी पर 360 है, 360 डिग्री का कोण मैक्सिमम बनता है, और पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है, जो पृथ्वी का रोटेशन पीरियड जिसको कहा जाता है वो 24 आवर का होता है। यानी कि 24 आवर में 360 देशांतर में से प्रत्येक देशांतर सूर्य के सामने जरूर आएगा, ये पक्का है, ठीक है। तो एक देशांतर पे कितना टाइम लगेगा, हम केवल एक देशांतर निकालेंगे, तो एक देशांतर पर 24/360 आवर यानी कि घंटे। अगर इसको काटेंगे शॉर्ट करेंगे तो 1/15 आवर, एक देशांतर पर 1/15 आवर है। या मैं इसको यहाँ 15 यहाँ ले आऊं तो एक घंटे में पृथ्वी 15 देशांतर चलती है, ठीक है। एक घंटे में कितनी देशांतर चलती है, 15 देशांतर, ठीक है। तो अगर मुझे इसको हॉट शॉर्ट करना है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो घंटे को अगर मिनट में बदलना तो हम 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उस हिसाब से आपके पास क्या आ गया, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी, मान लो अगर ये सन है, सन का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है, तो ठीक 4 मिनट बाद जो है सन का प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा, ये घूमते हुए आगे निकल जाएगा, और 4 मिनट के बाद जो है ये जो सी देशांतर आपके पास है ये सूर्य की किरण के सामने आ जाएगा, और फिर ठीक 4 मिनट बाद जो है ये डी देशांतर जो है सूर्य की किरण के सामने आ जाएगा, जिसमें सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी, सीधी चमकेंगी। तो ऐसा आपके पास ये निकल कर आएगा। तो प्रत्येक 4 मिनट में जो है दो देशांतरों के बीच की दूरी तय करने में पृथ्वी कितना मिनट लगा रही है, मिनट कितना लगा रही है। मिनट में पूछ रहा है तो 4 मिनट, और घंटे में पूछ रहा है तो 1/15 आवर लगा रही है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हमने कहा, हमने अपने बारे में जब हम पढ़ते हैं इंडिया के बारे में कि भारत का जो समय है वो ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटे आगे है। ये आगे और पीछे का क्या मतलब है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब हम ये, ठीक है, कितने घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे आगे। देखो कैसे, अगर आप किसी भी देशांतर से ईस्ट की ओर चलेंगे, किसी भी देशांतर से आप ईस्ट की ओर चलते हैं, तो आपको टाइम में 4 मिनट क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। यानी कि आप टाइम को 4 मिनट आगे जोड़ देंगे। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें। मान लो कि ये ठीक 0 डिग्री और इस पे समय 12 बज रही है, 12 PM हो रही है एग्जाम्पल, ठीक है। यहां पर 12 बज रही है, तो उस समय उसके ठीक अगला वाला देशांतर कौन है, डी देशांतर। इस पर कितना बज रहा होगा, तो इस पर हो रहा होगा 12:04, क्योंकि ये इससे क्या है, 4 मिनट आगे है। क्या होगा, आगे 12:04। और अगर मैं उसी समय मान लो कि मैं यहाँ पर सी देशांतर लगा लेता हूँ, सी लेट लगाऊंगा, टाइम ले लूंगा, तो इस पर कितना होगा, 12:08। जब यहाँ पर 12 बज रहा होगा तो ये 4 मिनट आगे दिखाएगा, और ये आपके 8 मिनट आगे दिखाएगा, क्योंकि दो देशांतर के बीच में प्रत्येक देशांतर पर आपको कितना समय जोड़ना पड़ेगा, 4 मिनट जोड़ना पड़ेगा। तो दो देशांतर पर कितना जुड़ गया, 8 मिनट। तो यहाँ पर 12 आगे होगा, यानी कि इस देशांतर और इस देशांतर में लगभग 8 मिनट का अंतराल है। ये वाला देशांतर इससे 8 मिनट आगे होगा। लेकिन अगर मैं यही पश्चिम में कहूं, तो किसी भी देशांतर से जब आप पश्चिम की ओर जाते हो, वेस्ट की ओर जाते हो, तो टाइम में से प्रत्येक देशांतर पर आपको 4 मिनट क्या करने पड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, आपको घटाने पड़ते हैं। मान लो एग्जांपल के थ्रू आप समझिए कि यहाँ पर 12 बज रहा है, 0 डिग्री में कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। तो अगला जो ये सी है, मान लो कि इसको मैंने यहाँ पर डी ले लिया, ये जो डी देशांतर है, ए से हम डी पे जा रहे हैं, ठीक है, या मैंने इसको माइनस में बी ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से बी पे आ रहे हैं, पश्चिम की ओर आ रहे हैं, तो कितने मिनट का अंतर पड़ेगा, यहाँ पर अगर 12 बज रही है तो 4 मिनट पीछे, हम समय से क्या करेंगे, 4 मिनट घटाएंगे। 4 मिनट कैसे लेस करेंगे, तो यहाँ पर होगा 11:56 AM, ये ठीक 4 मिनट पीछे। और अगर मैं इस देशांतर में पूछूंगा, तो जब यहाँ पर 12 बज रहे होंगे एग्जैक्टली, तो इससे पश्चिम में जो दूसरा देशांतर होगा, यहाँ पर बज रहा होगा 11:54, यहाँ पर 11:54 AM होगा। यानी कि ये देशांतर, ये वाला देशांतर जो मेन आपके पास ग्रीनविच लाइन आप जिसको कहते हैं, या इंटरनेशनल टाइम लाइन आपको जिसको कह रहे हैं, ये वाला देशांतर उसके जो पश्चिम वाला दूसरा देशांतर है वो उससे लगभग 8 मिनट पीछे होगा। तो पश्चिम में जाते हुए प्रत्येक देशांतर पर आपको 4 मिनट माइनस करने हैं, और पूर्व में जाते हुए प्रत्येक देशांतर पर आपको 4 मिनट ऐड करने हैं। इसके हिसाब से जो है वो आपके पास क्या होगा, आपके पास समय निकल कर आ जाए, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कुछ जनरल क्वेश्चन, के ऊपर, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अच्छा देखो, ये यहाँ पर 54 लिखा हुआ है ना, 54। अगर आप 56 में से 4 मिनट माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 52। तो यहाँ पर 11:52 हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है, ओके।
अब हम आगे चल रहे हैं, कुछ इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन निकल कर आते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे, और अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, मैं आपको अगला वीडियो बनाकर आपको एक डाउट क्लास लूंगा और उसमें ये सारे सॉल्यूशन आपको दे दिए जाएंगे। देखो मान लो कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे आराम से, मैं आराम से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके पास कोई क्वेश्चन निकल कर, आपके पास कोई क्वेश्चन देखिए, जैसे पेपर में आप बैठते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 0 डिग्री पर, मैं फिगर के साथ बना रहा हूं, अगर 0 डिग्री पर, ये मान लो 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर पर दिन का 12 बज रहा है, ठीक है, दिन का क्या बज रहा है, 12 बज रहा है, तो उस समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट में चल रहे हैं, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना टाइम हो रहा होगा, कितना टाइम हो रहा होगा। अगर 0 पे 12 बज रहा है तो 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप ये जानेंगे कि 0 से 60 के बीच में टोटल देशांतर कितने हैं, कितने लॉन्गिट्यूड पड़ रहे हैं। तो 0 से 60 तक गिनेंगे तो कितने बनेंगे, 60। आपके पास टोटल कितने देशांतर है, 60 देशांतर। डन। एक देशांतर पर चलने में आपको मैंने क्या बताया था, पृथ्वी कितना टाइम लेती है, 1/15 आवर, ठीक है। आप मिनट वाले से निकाल सकते हैं, 1.4 मिनट भी लगा सकते हैं, मैं घंटे से निकाल सकता हूं, ये ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा, आपको इजी पड़ेगा। 1/15 आवर का टाइम लेती है, ठीक है, जो इक्वेशन 1 बनाई थी नीचे आपके लिए। तो 60 देशांतर को पार करने में 60 देशांतर पर कितना टाइम लगेगा, 60 इंटू 1/15 आवर। डन। इसे अगर मैं काटूंगा तो कितना आएगा, 4, यानी कि 4 घंटे। क्या आ जाएगा, 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे आया। लेकिन 4 घंटे क्या है, क्या यहाँ पर 4 बज रही है, देखो यहाँ पर बजेगी तो वैसे 4 ही इस समय, क्योंकि यहाँ पर टाइम 12 है, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको ये समझना है कि अगर यहाँ 12 बज रहा है तो ये जो टाइम है ये इससे 4 घंटे आगे है, क्योंकि ईस्ट की ओर दिया हुआ है ना, इसलिए उसने ईस्ट मेंशन किया हुआ है, तो 4 घंटे आगे है। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो ठीक उसी समय इस 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, मान लो किसी देश से गुजर रहा है, तो इस पर कितना बज रहा होगा, इस पर 4 बज रहा होगा। 12 में अगर हम 4 घंटे जोड़ेंगे तो 4 ही बजेगा, तो यहाँ पर कितना हो रहा होगा, 4 PM हो रहा होगा। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड करूं कि मान लो कि मैं कहूं कि 80 डिग्री देशांतर पर, 80 डिग्री देशांतर कौन सा, वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा। अगर 0 पे 12 बज रहा है तो 80 डिग्री देशांतर वेस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा। फिर से आपको बिल्कुल सिंपल सवाल है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देशांतर निकालेंगे, तो 0 से लेकर 80 तक कितने देशांतर हो गए आपके पास, टोटल 80। एक देशांतर पर कितने घंटे का टाइम लग रहा है, 1/15 आवर का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 80 पे कितने का लगेगा, इतने का लगेगा। अगर अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 55 से 75, तो यहां पर 5 तो आ जाएगा घंटे में, ठीक है। और इसको हम आगे क्या लिखेंगे, 5/15। अब मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो अगर मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 4 जा 60 और 4 इंटू 4 5 जा 20, तो 5 आर 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट पीछे होगा ये समय। 5 घंटे 20 मिनट का डिस्टेंस आ गया इन दोनों के बीच में, यानी कि 0 डिग्री से ये 80 डिग्री जो है ये 5 घंटे 20 मिनट पीछे होगा। अब आप कैसे निकलेंगे, तो यहां पर टाइम ये तो अंतर आ गया इनके बीच में। अब देखिए अगर हम 12 में से 5 घटेंगे तो 7 बजेंगे, लेकिन 7 में से 20 मिनट और घटाएंगे तो इस 80 डिग्री देशांतर पर वेस्ट में इस समय कितना टाइम हो रहा होगा, 6:40 मिनट ये होंगे, ठीक है, 6:40 मिनट, यानी कि 6:40, मैं यहां पर सीधा लिख देता हूं 6:40 AM हो रहा होगा, क्योंकि वो PM है तो ये 6:40 AM हो रहा होगा। डन। तो ऐसे आप क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो 0 डिग्री है। अब मैं आपको 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझाता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल में आपके ग्रुप से के बहुत सारे पेपरों में भी आया था, आपके सीच पास से लेकर ये स्टेट पीसीएस के लेवल तक भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। देखिए 180 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो अब देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे अक्षांश ऐसे, ये थी 0 डिग्री, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये 0 डिग्री। अब मेरे पास तो 2D मैप है, लेकिन ये पृथ्वी तो 3D है ना, 3 डायमेंशन है, तो 2D मैप में मैं 3 डायमेंशन कैसे समझाऊं, तो मैं इसको उल्टा कर दूं। मान लो देखो अभी तक मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूं,
तो मेरी जो राइट हैंड है ये समय कहाँ है, इधर है, लेकिन अब मैं ऐसे पलट रहा हूं तो मेरा राइट हैंड कहाँ गया, इधर आ गया। ठीक है, तो वैसे मैं इस नक्शे को पलटा रहा हूं आपके सामने, बस आपको ये समझना है। तो ये 0 डिग्री, अब मैंने ये क्या कर दिया, ऐसे मान लिया था। ठीक है, तो ये जो लाइन है जो 0 थी, इसके ठीक पीछे कौन सी लाइन थी, 180, जो मैंने आपको बताया था कि ये बीच में जब आप इस मिडिल फिंगर को देख रहे हैं तो मान लो ये 0 है, तो इसके ठीक पीछे वाली मिडिल फिंगर क्या होगी, 180 होगी। तो बिल्कुल अगर वो 0 थी तो ये वाली जो लाइन मान लो इसको आप 180 मान लो, और 180 डिग्री को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यहां से इससे आपके पास जो डेट होती है, जो दिन बार होते हैं, उसका निर्धारण क्या होता है, किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आपको बता दूं। 180 डिग्री को जब कोई व्यक्ति पार करता है तो समय पर क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको बहुत सिंपल सी बताता हूं, बिल्कुल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो कि कोई व्यक्ति यहां पर है, ये 180 डिग्री है, और यहां पर जो है इस समय 11:56 हो रहे हैं पीएम रात के, और आज जो दिन है वो मान लो आपके पास कौन सा दिन है, आज रविवार है। रविवार 11:56 हो रहा है और एक व्यक्ति यहां पर है। अब ये व्यक्ति जो है यहां से फ्लाइट से चला, आज ये कहीं और जा रहा है, यूएसए जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। ठीक है, तो इधर जो होगा ये वेस्ट होगा और इधर जो होगा ये ईस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि मैं कहा हूं, मैंने ये क्या कर रखी है, उल्टी कर दी। समय 0 डिग्री में इधर ईस्ट आ रहा था, तो अब मैं 180 को आपको बता रहा हूं, तो मान लो कि मैंने इधर वेस्ट किया है। ठीक है, अब ये व्यक्ति जो है वेस्ट की ओर जा रहा है, और जब वेस्ट की ओर जा रहा है और वेस्ट की ओर जाते समय इसने 180 डिग्री को क्या कर दिया, पार कर दिया। मान लो 5 की बिल्कुल 180 की बिल्कुल कितना बहुत करीब था, जैसे इसके जहाज यहां से उड़ा तो इसने लगभग 5 मिनट में क्या कर दिया, 4 मिनट में क्या कर दिया, 5 मिनट में जो है इसने ये लाइन क्रॉस कर दी, और क्रॉस करके जहाज कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो इसकी घड़ी पर कितना टाइम बच रहा होगा, 12:01। ठीक है, 12:01 और एएम हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बार देखेंगे तो क्या दिखा रहा है, वो यहां पर सोमवार दिखाएगा। ऑब्वियसली यहां सैटरडे था, यहां रविवार था, तो 4 मिनट बाद क्या लगने वाला था, सोमवार लगने वाला था, मंडे लगने वाला था। लेकिन जब आप 180 डिग्री क्रॉस करोगे तो वो मंडे नहीं बताएगा, वो क्या बताएगा, वो आपके पास सीधे ट्यूसडे बताएगा। यानी कि यहां पर जो घड़ी आपको अपनी घड़ी सही करनी पड़ेगी, 12:01 AM, यहां पर सोमवार की जगह आप लिखेंगे मंगलवार। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि 180 डिग्री को जंप करते ही आपको क्या करना पड़ता है, टाइम को लगभग 24 घंटे आगे धकेलना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे आगे करना पड़ेगा। ये आपके पास सीधा कॉन्सेप्ट है। अब आप देखेंगे जब आप 24 घंटे आगे करेंगे, ठीक है, तो यहां पर 2 कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि हम समय में क्या कर रहे हैं, हमें हानि हुई या लाभ हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर ये जोड़ना है या घटाना है, तो हमें से याद रखना है कि इसमें एक दिन जोड़ा गया, यहां पर क्या किया गया, एक दिन जोड़ना है। यानी कि सोमवार हमने जिया लेके भाई मंडे होना चाहिए था, यहां पर क्या हो गया, सीधे ट्यूसडे आ गया। लेकिन हमें दिन की अगर वो पूछता है कि हानि हुई या लाभ हुई, तो हमें हानि हुई, लॉस हुआ, किस दिन का, मंडे का। ठीक है, तो हमें क्या हुई, हानि हुई। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कोई जहाज जब कोई व्यक्ति जब पूरब से पश्चिम की ओर जाता है तो उसे एक दिन की हानि होती है या लाभ होता है, तो हमें हानि हुई क्योंकि हमने यहाँ सोमवार जिया ही नहीं, हमारे हफ्ते में से एक दिन क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर वो ये कहता है कि यहाँ रविवार था तो यहाँ कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार, क्योंकि आपको दिन क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, एक दिन क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो जब भी कोई व्यक्ति वेस्ट की ओर जाता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है और बीच में 180 डिग्री को पार करेगा, तो उसको एक दिन समय में एक दिन जोड़ना पड़ता है, तथा उसको एक दिन की हानि होती है। ठीक है, अगर मैं यही कहूं कि अगर ये व्यक्ति ईस्ट की ओर आ रहा है, तो मान लो कि यहां पर क्या बज रहा था, यहां पर 11:56 हो रहे हैं। ठीक है, और ये नहीं हो रहा है, और मैं यहां पर भी ले रहा हूं, रविवार ही हो रहा है। अब ये व्यक्ति यहां आया, ठीक 5 मिनट में यहां पहुंचा, तो 12:01 पे एएम भी यहां पहुंच गया। तो यहां रविवार तो ठीक था, 12:01 टाइम तो वही रहेगा, लेकिन यहां पर जो है ये रविवार जो है यहां पर क्या शुरू होने वाला था, यहां पर सोमवार शुरू होना चाहिए था। ठीक है, सोमवार ही आना चाहिए था ना, रविवार के बाद क्या आता है, 4 मिनट बाद क्या लग जाएगा, रात में सोमवार लगेगा, लेकिन ये सोमवार नहीं बताएगा। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां जो है आपकी अपनी घड़ी में फिर से क्या करना पड़ेगा, रविवार को फिट करना पड़ेगा। उस दिन
180 के पूर्व में क्या चल रहा होगा, रविवार चलेगा। यानी कि आपको एक दिन दोबारा क्या करना पड़ता है, गिनना पड़ता है। यानी कि अगर मैं जोड़ने और इस वाले कॉन्सेप्ट से लूं तो आपको एक दिन घटाना पड़ता है, ठीक है, और एक दिन की आपको क्या होता है, या आप कह सकते हैं एक दिन का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। एक दिन घटाना पड़ा आपको, भाई टोटल आपके पास, आपको यहां सोमवार चाहिए था ना, लेकिन सोमवार को आपने बैक करके फिर कहां करी अपनी घड़ी, रविवार पे लेकर आए, तो आपको क्या हुआ, एक दिन घटाना पड़ा। और आपको लाभ हुआ या हानि हुई? अगर दूसरा केस पूछा जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है कहां से वेस्ट टू ईस्ट की ओर आ रहा है तो उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो उसको ऑब्वियसली लाभ हो रहा है, क्योंकि जिस रविवार को यहां से जी चुका था उस रविवार को यहां फिर से जिएगा। यानी कि पहले उसका सप्ताह 7 दिन का होता था, अब उस रविवार को जी के फिर दोबारा जब वो यहां पर उस रविवार को जिएगा, यहां तो जी लिया उसने 180 डिग्री वाला, उधर वेस्ट की साइड वाला, अब वो 180 डिग्री के ईस्ट वाला भी रविवार जिएगा, तो उसका ये सप्ताह कितने दिन का हो गया, 8 दिन का हो गया। तो उसको एक दिन का क्या हो गया, लाभ मिल गया। मान लो उसको टारगेट पूरा करना था तो उसके हिसाब से तो उसको एक दिन ज्यादा मिल गया ना, जबकि यहाँ क्या हो रहा था, एक दिन की हानि हो रही थी। तो इस टाइप से आपका कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर कोई व्यक्ति वेस्ट से ईस्ट की ओर चल रहा है तो उसको एक दिन, उसको लाभ होगा, दिन का लाभ होगा या हानि होगी, तो उसको लाभ होगा। और अगर वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो उसको क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन को देख सकते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में एक चीज और बता देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, या पिछली बार उत्तराखंड के किसी आयोग के पेपर में पूछा गया था। इंटरनेशनल डेट लाइन का जो निर्धारण हुआ था वो 1884 में हुआ था। वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ था यूएसए के, और वहां पर हमने ये लाइन क्या की थी, ड्रॉ करी थी। इस लाइन की कुछ और विशेषताएं भी, इस लाइन की एक विशेषता ये भी है कि ये जो लाइन है ये सीधी नहीं है, यहाँ पर मैंने सीधी बताई, लेकिन एक्चुअल में जब आप मैप निकालेंगे, अपने मैप में देखेंगे तो जो 75 डिग्री नॉर्थ, मान लो कि ये 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है अक्षांश है, तो इस पर जब ये रेखा आएगी तो यहाँ पर जो है ये लाइन यहाँ तक तो सीधी है, लेकिन जैसे यहाँ पर पहुंचेगी वैसे ये लाइन पूरब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगी, फिर नीचे बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर आएगी, और फिर ऐसे, यानी कि ये जिग जाएगा। और ऐसे ही ये कहाँ नीचे न्यूजीलैंड, जो आपके पास न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह है उसको करने के लिए भी इसको कहाँ खींचा गया, पूरब की ओर खींचा गया। तो मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे अपने मैप में तो ये अलास्का वाला, अगर ये लाइन सीधी जाती तो ये अलास्का वाला पार्ट आता। अब अलास्का इस समय किसके पास है, अलास्का वाला पार्ट आता, और अलास्का इस समय किसके पास है, यूएसए का पार्ट है। तो आधा यूएसए जो है, यूएसए से बचाने के लिए, अलास्का और रसिया को आपस में रखने के लिए इस लाइन को हमने क्या कर दिया, ईस्ट की ओर खींच दिया, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही दिन एक ही देश, मान लो कि रसिया है, आधे रसिया में सोमवार चल रहा है और आधे रसिया में मंगलवार चल रहा है, तो ऐसे में तो गवर्नमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इसको हमने समुद्र में खींचा है ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे कुछ छोटे छोटे द्वीप जो है, यूएसए के छोटे छोटे द्वीप हैं, उनको रसिया के छोटे द्वीपों से अलग करने के लिए हमने इसको बेरिंग सागर में कहां खींच दिया, पश्चिम में खींच दिया, और नीचे भी हमने इसे, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन सीधी नहीं है, इसको 3 बार हमने क्या किया है, जिग जैग किया है। और उसका मैंने मीनिंग आपको बता दिया, जैसे आप एटलस लेकर एटलस खोलते हैं तो आपको सीधा पता लगेगा कि ये 180 डिग्री जो है ये तो सीधे आपके पास रसिया वाले भूभाग से निकल रही है, अलास्का वाले भूभाग से निकल रही है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक ही देश में दो दिन कैसे चलेगी, क्योंकि हमने तो 180 के पूर्व में कुछ और माना है और पश्चिम में कुछ और माना है। तो उस समय ये निर्धारण किया गया कि जहां पर कुछ भूभाग आ रहा है उसको हम क्या करें, इस लाइन को हम समुद्र से पास करेंगे, क्योंकि समुद्र में डेट और डे का तो कोई दिक्कत होता नहीं है, तो समुद्र से हमने इस लाइन को पास किया, तो ये आपके पास 180 डिग्री। तो ये टोटल आपके पास लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड था उसका कॉन्सेप्ट था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस वीडियो को 1 या 2 बार ढंग से देखेंगे, जिन्होंने पहले समझ लिया हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप फिर से इसको 2 बार देखना चाहेंगे, अगर 1-2 बार, जो नए बच्चे हैं वो 1-2 बार इसको देखेंगे और उसके बाद किसी भी क्वेश्चन करने के ऊपर जाएंगे तो आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक चीज और बता देता हूं, ये 180 डिग्री किस महासागर से होकर गुजरती है, तो ये भी आप एटलस में देख लेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको परेशान करते हैं, तो ये पैसिफिक ओशन से जा रही है। और अगर हम 0 डिग्री मान लो, मैं इसको 0 डिग्री देशांतर मान लेता हूं, अगर ये 0 डिग्री देशांतर होती तो ये कहां से गुजर रही है, ये अटलांटिक महासागर से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, अटलांटिक महासागर से गुजरेगी। डन, चलिए।